Dear students, good morning to all of you. आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? तो ये वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब हम किसी बॉडी पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर उसे हम जब रिमूव करते हैं, हटा देते हैं फोर्स को, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज फिर से रिगेन कर लेता है। बस इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। आपने एक रबर का कॉर्ड लिया और उसे खींचा, लेंथ उसकी बढ़ गई, ये हो गया डिफॉर्मेशन। आपने एक बॉल लिया, बॉल को दबाया, वो थोड़ा पिचक गया, ये हो गया डिफॉर्मेशन। और जिस फोर्स ने डिफॉर्मेशन लाया है, लेंथ को बढ़ाया है, शेप को चेंज किया है, इसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और जैसे हमें डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं, बॉल फिर से अपने ओरिजिनल यानी कि स्फेरिकल शेप में आ जाता है, कॉर्ड फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस चला जाता है। ये जिस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, दैट इज़ द इलास्टिसिटी। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया, शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, या दोनों ही चेंज हो गए, तो ये डिफॉर्मेशन हुआ। और जैसे हमने फोर्स रिमूव किया, वो वापस फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज बोथ रिगेन किया। तो आखिर ये प्रॉपर्टी क्यों, कैसे रिगेन करता है वो? तो ये कुछ नहीं, इट इज़ ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण होता है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है। मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमको मालूम है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो ये भी आपको मालूम है। तो मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरेक्शन वहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वहाँ पर होता है। ठीक है। एक सर्टेन डिस्टेंस पर यदि मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में न तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न रिपल्सन है। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और अलग अलग सॉलिड के लिए मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी डिस्टेंस पर अरेंज्ड होते हैं, इसी डिस्टेंस पर अरेंज्ड होते हैं। लेकिन यदि हमने सॉलिड की लेंथ बढ़ा दी, लेंथ बढ़ाई, इसका मतलब कि मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, तभी तो लेंथ बढ़ी। पहले इतने सारे मॉलिक्यूल इस लेंथ में आते थे, अब उतने मॉलिक्यूल इस लेंथ में आ रहे हैं, तो नेचुरली मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो बढ़ेगा। तो जैसे ही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस उनके नेचुरल डिस्टेंस से बड़ा हो जाता है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स आ जाता है। और इसके अपोजिट यदि मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेचुरल डिस्टेंस से थोड़ा कम हो जाता है, तो उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स आ जाता है। और इसलिए हम जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ये फोर्स ऑफ रिपल्सन बॉडी को फिर, सॉलिड को फिर उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं और अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज सब रिगेन कर लेते हैं। दिस इज़ द इलास्टिसिटी। यह इलास्टिसिटी है। आप यूँ भी समझ सकते हो कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। माना जा सकता है कि मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विथ स्प्रिंग्स। इधर मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, ये सब एक दूसरे के साथ स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, ये हम मान सकते हैं। और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है,
तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी फोर्स एक्टिव नहीं होगा। इस तरह से सारे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में हैं, तो देयर इज नाइदर द फोर्स ऑफ रिपल्सन नाइदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यदि हमने मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, स्प्रिंग में एलोंगेशन आया, तो स्प्रिंग फिर वापस आने की टेंडेंसी रखता है। तो जैसे आपने जब तक खींच के रखा है, पकड़ के रखा है, तब तक तो बढ़ा रहेगा, यानी शेप बदल गया, साइज बदल गया। लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सारे स्प्रिंग फिर उसको वापस अपनी ही पोजीशन में ले आएंगे, अपनी पोजीशन में ले आएंगे। या आपने सबको कंप्रेस किया, दबा दिया तो क्या हुआ, सारे स्प्रिंग दब गए, लेंथ कम हो गई, फिर से फोर्स एक्टिव हो गया स्प्रिंगों में। और स्प्रिंग में जो फोर्स होता है हमेशा जो लेंथ में चेंज हुआ है उसके अपोजिट होता है। तो लेंथ कम हुआ तो उसके अपोजिट फोर्स डेवलप हुआ, स्प्रिंग फोर्स। और इसलिए जैसे ही आप अपना फोर्स रिमूव करोगे, ये सारे स्प्रिंग फिर वापस मॉलिक्यूल्स को उनकी पोजीशन पे ले जाएंगे। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं या ये मान सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय स्प्रिंग्स। हालांकि ऐसा कोई स्प्रिंग वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। और इंटरेक्शन किस तरह से है, इस तरह से है कि मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस और उनके बीच का फोर्स। तो ये कुछ इस तरह से हमको मिलता है, इस तरह से मिलता है। यदि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इतना है r0 के बराबर, देन देयर इज नो फोर्स नाइदर द रिपल्सन नॉर द अट्रैक्शन। लेकिन यदि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स हमने बढ़ा दिया, ये नेचुरल डिस्टेंस इससे ज़्यादा किया तो फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स डेवलप हो गया। यहाँ पर फोर्स देखिए पॉजिटिव भी है, यहाँ पर फोर्स देखिए नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव फोर्स होता है अट्रैक्शन का फोर्स और पॉजिटिव फोर्स होता है रिपल्सन का फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स इस रेंज तक ही काम करता है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गया मॉलिक्यूल, अब देयर इज़ नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं है। तो ये मैक्सिमम जो है वो 10⁻⁹ मीटर तक ही एक्टिव होता है, सक्रिय रहते हैं। 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे चला गया मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल से, तो फिर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ पर है मॉलिक्यूल, तो ना तो रिपल्सन का फोर्स ना ही अट्रैक्शन का फोर्स। और जब फोर्स 0 हो गया तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। तो सॉलिड के भीतर सारे मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में हैं, क्योंकि सब नेचुरल डिस्टेंस पर अरेंज्ड हैं। लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स ने क्या किया, या तो डिस्टेंस बढ़ा दिया मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच, या फिर डिस्टेंस घटा दिया, कम कर दिया। तो जैसे डिस्टेंस कम होगा उनके बीच में एक पॉजिटिव फोर्स मीन्स रिपल्सिव फोर्स एक्टिव हो जाएगा, और जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिव हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, मॉलिक्यूल को रिपेल करेगा, तो फिर वापस यहाँ जाएगा। और ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो फिर वापस यहाँ जाएगा। और जैसे वो इस पोजीशन में आएगा, ये फोर्स जो है वो गायब हो जाएगा, इंटरेक्शन गायब हो गया। और इस तरह से ये मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ही सॉलिड के पास ये प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन ये प्रॉपर्टी सभी बॉडी में हो, सभी सॉलिड्स में हो, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं भी मिलता है। तो जिनमें ये प्रॉपर्टी मिलती है हम उनको कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़। वो इलास्टिक बॉडी हो गए, जैसे कि मेटल्स हैं, जैसे कि रबर है, ठीक है। लेकिन कुछ में प्रॉपर्टी नहीं होती, हम उनको कहते हैं प्लास्टिक बॉडी।
प्लास्टिक बॉडी, कि हमने किसी बॉडी के ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसमें डिफॉर्मेशन आया और फिर हमने अपने फोर्स को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद भी वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल साइज रिगेन करने की टेंडेंसी ही नहीं रखता। वो जिस शेप में आ गया, जिस साइज में आ गया, वो फिर से उसी पोजीशन में वो रह जाता है, वापस नहीं आता। तो ऐसे बॉडीज़ को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडीज़। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखता है। ये मतलब ये कि डिफॉर्मिंग फोर्सेस के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस ही नहीं लगाता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आपने खींचा तो यहाँ जो इलास्टिक फोर्सेस हैं, इलास्टिसिटी की जो फोर्सेस है, वो आपके फोर्स का अपोज करेंगे। रबर की डोरी आपने पकड़ के खींच दी तो रबर की डोरी में जो फोर्सेस डेवलप हुए हैं वो आपके फोर्स का अपोज कर रहे हैं, यानी बॉडी आपको रेजिस्ट कर रहा है। तो जिस बॉडी में डिफॉर्मेशन फोर्सेस के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो होते हैं इलास्टिक बॉडीज़, और जिनमें ये रेजिस्टेंस नहीं होता वो होते हैं प्लास्टिक बॉडीज़। ठीक है, जो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, ऑफर करेगा, वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक बॉडी होगा, और जो जितना कम रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा वो होगा प्लास्टिक बॉडी। तो एक रबर की डोरी को हम खींचें, लेंथ बढ़ा सकते हैं आप, भाई नॉर्मल फोर्स, आप अपने हाथ से खींच करके उसकी लेंथ बढ़ा लेंगे। लेकिन एक स्टील का वायर लीजिए, उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करिए, तो क्या उसमें उसकी लेंथ एप्रिशिएबली चेंज होता है? जैसे रबर में चेंज हुआ, सीधे सीधे दिखता है कि चेंज हो रहा है, वहाँ आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि उसने ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया है, चेंज हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा सा। आपने पूरा फोर्स लगा दिया, उसके बावजूद भी उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज आया। इसका मतलब है कि स्टील जो है डिफॉर्मिंग फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट करता है। तो स्टील और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक हुआ? विच वन इज मोर इलास्टिक? तो आप कहेंगे स्टील, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, उसमें इलास्टिक फोर्सेस ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई स्टील इज मोर इलास्टिक दैन द रबर। यहाँ पर इलास्टिक का मतलब खींचने से नहीं है। इलास्टिसिटी का मतलब है कि जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई किए हैं तो बॉडी के भीतर डिफॉर्मिंग फोर्सेस के अगेंस्ट कितना फोर्स डेवलप हो रहा है। यदि बड़ा फोर्स डेवलप हुआ है, ज़्यादा फोर्स डेवलप हो रहा है, तो बॉडी इज मोर इलास्टिक, और यदि थोड़ा सा हुआ है, रेजिस्टेंस तो आया है लेकिन थोड़ा सा आया, इसलिए आप रबर को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खींच दे रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको कम मिल रहा है तो आप उसको खींचे चले जा रहे हैं। दैट्स वाई द रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। ठीक है, तो बच्चों ये है इलास्टिसिटी। तो हमने दो तरह की बॉडी देखे, एक इलास्टिक बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस के रिमूवल के बाद अपने ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल साइज को रिगेन कर लेते हैं, और दूसरे हो गए प्लास्टिक बॉडीज़ जो कि डिफॉर्मिंग फोर्सेस के रिमूवल के बाद भी अपनी न तो ओरिजिनल शेप रिगेन करते हैं और ना ही साइज, वो जैसे थे वैसे फिर से रह जाते हैं। जैसे कि गीली मिट्टी आपने मिट्टी को गीला करके बना लिया, अब उसको आप जिस शेप में चाहें उस शेप में उसको आपने माने गीली मिट्टी का गोला बनाया, स्फीयर बनाया, अब उसको थोड़ा सा पिचका दिया, हाथ से पिचका दिया, डंबल शेप दे दिया, और फिर अपना फोर्स हटा दिया, वो डंबल शेप में ही बना रह जाएगा, वापस फिर गोला नहीं बनेगा। तो गीली मिट्टी क्या हो गई? प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, एक तरह के बॉडी और होते हैं जिनके बीच का जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी फोर्स क्यों ना अप्लाई कर लें, मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस रिमेन अनचेंज्ड।
और इसलिए ना तो आप इनकी शेप में चेंज कर पा रहे हैं, ना तो आप इनकी साइज में चेंज कर पा रहे हैं, यानी वहाँ पर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड द रिजिड बॉडी। ये आपके रिजिड बॉडी होंगे। हालांकि कोई भी बॉडी परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है, परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कि आपने एक आयरन बॉल लिया, आयरन बॉल लिया और उस आयरन बॉल को हाथ से पकड़ के उसको दबाया, तो क्या आप उसका वॉल्यूम कम कर पाएंगे? आप जितना चाहें उतना फोर्स अप्लाई कर लीजिए, आयरन बॉल अपने ही ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल साइज में ही रहेगा, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स द आयरन बॉल इज ए रिजिड बॉडी अगेंस्ट द फोर्स अप्लाइड बाय यू। आपने जितना फोर्स अप्लाई किया उसके लिए वो रिजिड है। लेकिन उसी आयरन बॉल को एक रिजिड सरफेस पे रखिए और फिर उसके ऊपर हैमरिंग कीजिए, हैमर से मारिए, हथौड़े से मारिए, तो आप देखेंगे वो थोड़ा पिचक गया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? उस पर डिफॉर्मेशन आ गई। किसने प्रोड्यूस किया? हैमर ने जो फोर्स अप्लाई किया उसने उसमें डिफॉर्मेशन ले आया। तो इसका मतलब हुआ कि हैमर के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसके लिए उसके पास रिजिडनेस नहीं रह गया, यानी हैमर ने इतना बड़ा फोर्स अप्लाई कर दिया कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो एक सर्टेन फोर्स तक बॉडी रिजिड बने रहते हैं, और यदि फोर्स उससे ज़्यादा हुआ तो फिर उसकी रिजिडनेस ख़त्म हो जाती है। तो खैर, हम यहाँ पर रिजिडनेस की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्लास्टिसिटी की भी स्टडी नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर इलास्टिसिटी की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें कि जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव करते हैं, बॉडी फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करता है। हम इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन किए हुए हैं। फर्स्ट है स्ट्रेन। पहली फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेन। व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रेन? तो स्ट्रेन कहलाता है चेंज इन पर यूनिट अमाउंट, मतलब दैट इज लेंथ, वॉल्यूम, शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये स्ट्रेन कहलाता है कि आपने कोई डिफॉर्मेशन लाया, आपने कोई चेंज लाया, तो वह चेंज यूनिट अमाउंट में कितना आया। जैसे लेंथ आपने चेंज किया, तो आपने कोई कॉर्ड लिया है, रस्सी लिया है और उसको पकड़ के खींचा है, उसकी लेंथ में चेंज आ गया। कॉर्ड की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L, चेंज कितना आया? डेल्टा L। तो जो डेल्टा L चेंज आया है, इट इज़ इन द लेंथ L। कि जब हमारे कॉर्ड की लेंथ L थी तो उसमें चेंज डेल्टा L का आया। तो यदि हम यूनिट लेंथ का लेते कार्ड तो कितना चेंज आता? दिस इज़ द यूनिट अमाउंट। अब ये अमाउंट जो है लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, शेप हो सकता है। ठीक है ना? तो यूनिट अमाउंट में कितना चेंज आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेन। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। और इसलिए हमको तीन तरह के स्ट्रेन देखने को मिलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस इज चेंज इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आया है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द चेंज इन पर यूनिट लेंथ, द चेंज इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
तो इस कितना हुआ डेल्टा एल बाई एल, एल लेंथ में डेल्टा एल तो यूनिट लेंथ में हो गया डेल्टा एल बाई एल। और देख रहे हो कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का ये रेशियो है, ये ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, और इसलिए इसका नो यूनिट नो डायमेंशन। ना तो इसके पास कोई यूनिट है ना इसके पास कोई डायमेंशन है, सिंपली ए नंबर, केवल एक नंबर होगा। तो दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा इसी तरह से, द चेंज इन पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी बाई एल, डेल्टा वी बाई वी, द ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन द चेंज द चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगेन नो यूनिट, अगेन नो डायमेंशन, ठीक है। अब तीसरे को हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। थर्ड इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन, इट इज रिलेटेड टू द चेंज इन शेप। ये किससे रिलेटेड था, लेंथ से। ये किससे रिलेटेड था, वॉल्यूम से। हमने रबर की डोरी खींची, क्या गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमने रबर का बॉल कंप्रेस किया, क्या गया, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हमने एक बॉडी लिया, कोई भी एक बॉडी ले लिया, इसके लोअर एज को हमने फिक्स कर दिया, किसी सरफेस पे फिक्स करके रख दिया। जैसे कि आप जिस बेंच पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपके सामने जो टेबल है, उस टेबल में दो पट्टों के बीच में कोई गैप है, दरार है। उस गैप में, उस दरार में आपने अपना स्केल फंसा दिया, स्केल फंसा दिया इस तरह से, तो नीचे वाला एंड क्या हो गया, फिक्स हो गया। और फिर आपने इसके ऊपर एक ऊपर वाले सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, पैरेलल टू द सरफेस आपने एक फोर्स अप्लाई किया, तो क्या करेगा वो, ये आपके बॉडी को इस तरह से अपनी तरफ थोड़ा सा झुका देगा। ये लीजिए झुक गया, तो बॉडी का शेप चेंज हुआ बस। जो इस रेक्टेंगुलर शेप में था इस तरह से, अब वो इस शेप में आ गया है, शेप चेंज किया। तो इस समय इस कंडीशन में जो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन क्या है, द चेंज इन पर यूनिट अमाउंट, द चेंज इन पर यूनिट अमाउंट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो यहाँ कितना स्ट्रेन आया है, ये हम डिफाइन करते हैं द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पहले यहाँ पर था, इस पोजीशन पर था, अब यही पॉइंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ आ गया। पहले ए पर था, अब ए डैश पे आ गया। ये पहले बी पर था और वही पॉइंट, ये तो खैर अपनी जगह फिक्स है, लेकिन ये अब बी की जगह कहाँ पहुँच गया, बी डैश पर चला गया। तो ये जो ए डैश है, ये जो बी डैश है, इट इज़ कॉल्ड द रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस था, तो हम कहेंगे इतना डिस्टेंस था AD, या कहेंगे कि ये उतना था BC। तो दिस स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक। तो शेयरिंग स्ट्रेन हो गया AA डैश अपॉन AD, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस। इन दो सरफेस में, लोअर सरफेस CD और ऊपर वाला सरफेस AB में कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया और उनके बीच में कितना डिस्टेंस था, इन्हीं की रेशियो को हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन।
शेयरिंग स्ट्रेन। और जब ये स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है देयर इज़ नो चेंज इन लेंथ। आप कहेंगे कि ये लेंथ जो है चेंज हो गया, नहीं, सेम है। आर देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, न तो लेंथ बदला न वॉल्यूम बदला, क्या बदल गया, शेप बदल गया बस। तो ए डैश इसको हम कह सकते हैं आर्क, और ए डी या ए डैश डी ये बिल्कुल इक्वल है दोनों आपस में, सेम। ये थोड़ा सा ऐसा घूम के आता है, ठीक है ना, इक्वल है। तो ये हो गया रेडियस, और आर्क अपॉन रेडियस मीन्स द एंगल, ये एंगल थीटा, तो इट इज इक्वल टू थीटा। कि बॉडी जो है वो कितने एंगल से झुक गया, दिस इज द शेयरिंग स्ट्रेन। एंड देयरफॉर इट हैज यूनिट, क्या यूनिट बनेगा, रेडियन, बट नो डायमेंशन, बट नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होगा, एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स इट हैज ए यूनिट बट इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नो यूनिट नो डायमेंशन, वॉल्यूम स्ट्रेन नो यूनिट नो डायमेंशन, बट शेयरिंग स्ट्रेन इट हैज ए यूनिट बट नो डायमेंशन, ठीक। तो बच्चों ये है 3 तरह के स्ट्रेन हमको देखने को मिलते हैं कि जब भी डिफॉर्मेशन आएगा इनमें से कोई एक स्ट्रेन वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वहाँ पर कोई एक स्ट्रेन इस तरह का प्रोड्यूस होगा। तो दूसरी क्वांटिटी जो हमने डिफाइन किया है टू अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है, ठीक। तो जैसे किसी बॉडी पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी उसका रेजिस्ट करता है उसको, यानी बॉडी के भीतर भी उसके अगेंस्ट एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये फोर्स बॉडी को फिर उसका ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल साइज देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। दोनों नाम से जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रीस्टोरिंग फोर्स। क्या करता है ये, आपके द्वारा अप्लाई किए गए डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करता है, और जैसे आप अपना फोर्स रिमूव करते हो ये फोर्स बॉडी को फिर से उसकी ओरिजिनल शेप ओरिजिनल साइज रिगेन करता है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है बॉडी के भीतर, ये यूनिट एरिया में कितना आया, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस, इट इज नोन एज द स्ट्रेस, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर रिस्टोरिंग फोर्स applied on per unit area, is called स्ट्रेस। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। इफ द फोर्स इज इक्वल टू एफ and area of the surface is equal to A, तो स्ट्रेस कितना आया, तो स्ट्रेस आ गया F बाई ए, यहाँ स्ट्रेस होगा F बाई ए, ठीक है भाई। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी थी इस तरह से, ठीक है, ये उसके ओरिजिनल शेप ओरिजिनल साइज। अब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, इधर से फोर्स अप्लाई किया, तो क्या किया इसने, इस सरफेस को इसने थोड़ा सा ऐसा नीचे कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया,
तो इतना डिफॉर्मेशन आ गया। लेकिन फोर्स तो अभी भी लगा हुआ है, मैंने फोर्स अभी भी लगा के रखा हुआ है, लेकिन अब सरफेस इक्विलिब्रियम में आ गया है, अब और नीचे नहीं जा रहा है। जबकि फोर्स लगा हुआ है तो सरफेस को तो और जाना चाहिए था इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे फोर्स को बैलेंस करने वाला, काउंटर बैलेंस करने वाला कोई फोर्स डेवलप हो गया है, एंड दैट इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर रीस्टोरिंग फोर्स। यही है इंटरमॉलिक्यूलर रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और ये ठीक मेरे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के बराबर है। तो नाउ द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन दिस सरफेस इज इक्वल टू 0। इस सरफेस का एरिया मान लिया ए है, तो ए एरिया के सरफेस पर कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव हुआ, कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे एफ। तो एफ जो फोर्स है वो ए एरिया पे अप्लाई हुआ है, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, दिस इज द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है। अब आप कहेंगे कि कितना एफ डेवलप हुआ है, हमको कैसे मालूम होगा? तो भाई बिल्कुल सिंपल है, जितना आपने अप्लाई किया है बस उतना ही तो हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी। तो दिस इज द एफ which is equal to actually the intermolecular restoring force, but it is also equal to the applied force। ये applied force के भी बराबर है। तो आप वहाँ से भी स्ट्रेस निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब इस स्ट्रेस का यूनिट क्या बनेगा, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेस, इसका हमने कोई सिंबल नहीं लिया है, पूरा लिखते ही है इसको हम। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL_t−2/L²। सो इट इज mL−1t−2, यानी इसका वही यूनिट है, वही डायमेंशनल फार्मूला है जो प्रेशर का है, वही यूनिट भी है जो प्रेशर का है। प्रेशर का यूनिट यही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला भी यही होता है। तो यदि ये प्रेशर ही है तो फिर इसको अलग नाम हमने क्यों दिया, क्या कुछ डिफरेंसेस है वहाँ पर? प्रेशर और उसमें क्या कुछ डिफरेंस है? तो कहेंगे हाँ, प्रेशर क्या है, अप्लाइड फोर्स अपॉन द एरिया, और ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपॉन द एरिया। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपॉन द एरिया है ये। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि वो हमारे अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होगा। हमने फोर्स अप्लाई किया राइट में तो ये लगेगा लेफ्ट में, हमने फोर्स अप्लाई किया है डाउनवर्ड तो ये लगेगा अपवर्ड, जैसे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे कि प्रेशर एक स्केलर होता है, although it depend upon the force which is a vector quantity but the pressure is a scalar quantity. Similarly the stress is also a scalar quantity। ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी माना गया है। तो ये स्ट्रेस, अब जैसे हमने 3 तरह के स्ट्रेन डिफाइन किए हैं, वैसे स्ट्रेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई स्ट्रेस होता है जो लेंथ में चेंज ला रहा है, कोई स्ट्रेस होता है जो कि वॉल्यूम में चेंज ला रहा है, कोई स्ट्रेस होता है जो कि शेप में चेंज ला रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने अलग अलग तरह के स्ट्रेस डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, वैसे एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। There are 2 types of the stress. Number 1, normal stress. नॉर्मल स्ट्रेस ये सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था वो सरफेस के नॉर्मल था, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ इट इज़ आल्सो अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। इसी स्ट्रेस के कारण
लेंथ और वॉल्यूम में चेंज आता है। इसी के कारण लेंथ भी बदलता है, इसी के कारण वॉल्यूम में भी चेंज आता है। ये नॉर्मल स्ट्रेस। और जब वो लेंथ में चेंज ला रहा है तो हम उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी क्या होगा, दो तरह का, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस द स्ट्रेस विच act parallel to the length. The stress which is active parallel to the length is called the longitudinal stress. इसके कारण क्या होगा, लेंथ में चेंज आएगा। एक स्ट्रिंग किसी रिजिड सरफेस से हमने सस्पेंड किया और फिर यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया। कितने एरिया में किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर किया, तो कितना स्ट्रेस आया, F/A। इसके कारण क्या आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है। इट इज़ कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और दूसरा होगा वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या करेगा ये वॉल्यूम में चेंज लाएगा। ये वॉल्यूम में चेंज लाएगा कि ये जो बॉडी है हमने इस पर सब तरफ से फोर्स अप्लाई किया टू चेंज इट्स वॉल्यूम। कितना फोर्स, F। कितनी एरिया पे, A। तो कितना स्ट्रेस आया, तो अगेन F/A। बट दिस स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसी के कारण लेंथ बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। लेकिन दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस ये वो स्ट्रेस है जो न तो लेंथ चेंज कर पाता है और न ही वॉल्यूम चेंज करता है। क्या करता है, ये शेप में चेंज लाता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है वो पैरेलल टू द सरफेस प्रोड्यूस होता है। हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया था, पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस कितना है एरिया, A। अगेन इट इज गिवन बाई द F/A। बट सिंस इट एक्ट्स parallel to the surface and therefore it can't change the length or volume. What will be changed? The shape only. ये इसका shape को change कर देगा। It changes only the shape. Such a stress is called the tangential stress. ये कब होगा, जब हमारा force surface के parallel होगा। And whenever the force applied parallel to the surface, there is no change in length, there is no change in volume. Always remember that. What will change? The shape only. तो टेंजेंशियल स्ट्रेस से शेप और नॉर्मल स्ट्रेस से या तो लेंथ बदलेगा या फिर वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक, ये दोनों तरह के चेंज ला सकता है। ये दोनों तरह के चेंज ला सकता है। ठीक है। अब बच्चों देखो, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने एक रबर की डोरी ली और रबर की डोरी को दोनों एंड से खींचना स्टार्ट किया। दोनों एंड से खींचना स्टार्ट किया। पहले थोड़ा सा फोर्स लगाया, फिर छोड़ा, रबर की डोरी फिर वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ गई। थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया, ज़्यादा खींचा, छोड़ा, फिर से वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगी। आप इस तरह से फोर्स इंक्रीज करते चले जाओ तो आप देखते हो कि उसकी लेंथ भी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन किसी एक फोर्स के लिए क्या होगा, रबर की डोरी टूट गई। ऐसा होता है, वो ब्रेक हो गया, टूट गया। क्या अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर पाएगा? तो हम कहेंगे नहीं, इट कांट रिगेन अब नाउ द ओरिजिनल पोजीशन। तो आपकी रबर की डोरी जितने फोर्स से आपने इसको अप्लाई किया तो टूट गया, उसके पहले तक क्या था, वो इलास्टिक था कि जैसे आप फोर्स रिमूव करते थे फिर वापस आ जाता था, जैसे फोर्स रिमूव करते थे फिर वापस आ जाता था।
तो जब तक वो ब्रेक नहीं हो गया, जितना फोर्स आपने अप्लाई किया को ब्रेक नहीं हो गया, उससे कम फोर्स के लिए आपका रबर का डोरी क्या था, इलास्टिक बना रहा। लेकिन फिर उस फोर्स जितना, जब आपने वो फोर्स अप्लाई किया कि वो ब्रेक हो गया, अब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पा रहा है, तो वो जो फोर्स आपने अप्लाई किया है ये लिमिट है, उसके भीतर ही वो इलास्टिक रहेगा। यदि उससे बड़ा फोर्स तुमने अप्लाई कर दिया तो उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, अब वो रिगेन नहीं कर सकता। तो वो मैक्सिमम फोर्स जिसे अप्लाई करने के बाद फिर जब आप रिमूव करते हो, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है, इस मैक्सिमम फोर्स को हम कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो it is the limit of elasticity. The maximum force, the maximum deforming force which when removed the body regains its original position is called limit of elasticity. Is called limit of elasticity. तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? एक फोर्स है कि मैक्सिमम कितने फोर्स तक आपकी बॉडी इलास्टिक बॉडी बनी रही या बना रह सकता है, वो उसका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है। यदि आपने उससे बड़ा फोर्स अप्लाई कर दिया तो आपकी बॉडी इलास्टिक बॉडी नहीं रहेगी, वो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर देता है कि बॉडी फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लौट नहीं पाती, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाती। और इसलिए हम इस फोर्स को कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, इसको हम कई बार हम यूज करेंगे। और आगे हमारी जो स्टडी है उसमें जो अप्लाइड फोर्स है किसी भी बॉडी के ऊपर, याद रखना इट इज़ विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो इलास्टिसिटी के भीतर ही है। और इसलिए जैसे हम इसको हटाएंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। ठीक है ना, आगे चलकर हम सारे अप्लाइड फोर्स हम इसी में लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इलास्टिसिटी स्टडी कर रहे हैं तो कब तक बना रहता है? बस इतने फोर्स तक बना रहता है। तो हम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? बस इतना ही मैक्सिमम, या इससे कम। इससे बड़ा फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो अपनी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। और इसी पर डिपेंड करता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी का सबसे पहला हमें लॉ जो है हुक ने दिया है। उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, फिर उनका जो कंक्लूजन आया, दिस इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। तो क्या कहता है हुक्स लॉ? विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी the strain is directly proportional to stress। तो स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल मिलता है, लेकिन कब? जब आपका फोर्स लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के भीतर हो। तो
हुक्स लॉ हुआ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, stress is proportional to strain and therefore stress is equal to a constant into strain, a constant into strain. This constant of proportionality is called coefficient of elasticity, ठीक है, is called coefficient of elasticity of the material, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है ऑफ द बॉडी, कि बॉडी जो है वो रबर का है, कि बॉडी जो है वो स्टील का है, कि बॉडी जो है किसका है, ये उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, न तो बॉडी के साइज पे डिपेंड करेगा, न तो बॉडी के शेप पर डिपेंड करेगा, इट ओनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल। यदि आपने रबर की छोटी डोरी ली हुई है, बड़ी डोरी ली हुई है, पतली डोरी ली है, मोटी सॉरी यदि वो सब के सब एक ही रबर से बने हुए हैं तो सबके लिए ई की वैल्यू सेम रहेगा, ठीक। तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक। तो ई कितना हुआ, तो सिंस ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, it is equal to stress by strain and therefore the unit is the unit of stress Newton per meter square upon the unit of strain, no unit, कोई यूनिट नहीं। तो इसका भी यूनिट वही है जो कि स्ट्रेस का है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो कि स्ट्रेस का है, ठीक है, दोनों के लिए सेम मिलेगा। अब जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन डिफाइन कर रखे हैं एंड देयरफॉर वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी के कोएफिशिएंट हमने डिफाइन किए हैं। पहला कहलाता है यंग्स मॉडुलस, it is generally denoted by y. तो what do you mean by the Young's modulus? The Young's modulus is given by the longitudinal stress by longitudinal strain. Means it is related to the change in length. जब लेंथ में चेंज आ रहा होगा, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उस समय जो इलास्टिसिटी की कोएफिशिएंट है उसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस y। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा और जिस मटेरियल के लिए y की वैल्यू जितनी ज़्यादा हम कहेंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिक है और जिसके लिए इसकी वैल्यू जितनी कम होगी हम कहेंगे कि उतना ही कम इलास्टिक है। इलास्टिक तो है लेकिन उतना कंपैरेटिवली कम है। दूसरा कहलाता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इट इज डिनोटेड बाय BRK, है ना। कुछ बुक्स में आप ये B से मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको K से मिलेगा। तो व्हाट डू मीन बाय द B? इट इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम इसको ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईटा क्या होगा? द टेंजेंशियल स्ट्रेस
अपॉन द शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये 3 तरह के मॉडुलस ऑफ कोफिशिएंट्स हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है भाई, तो डेल्टा एल बाई एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, अरे उल्टा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, तो हम कहेंगे एफ बाई ए स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। तो क्या मिला, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, इतना होगा वाई के लिए। बी क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस, ये बन जाता है प्रेशर। वॉल्यूम यदि आपको कम करना है, वॉल्यूम आपको बढ़ाना है, तो आपको पूरे वॉल्यूम में सब तरफ से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड in all directions, then the force in per unit area is the pressure। आपने कितना प्रेशर डाला, तो वॉल्यूम स्ट्रेस मीन्स प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। अब देखिए, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, कम हो जाता है, और जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी ये दोनों चेंज हमेशा अपोजिट होता है। यहाँ पर है कि आपने यदि फोर्स बढ़ाया तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ेगा, आपने कम फोर्स अप्लाई किया तो लेंथ में भी कम चेंज आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर घटाया है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी इन दोनों में जो चेंज आता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, और इसलिए यहाँ पर हम निगेटिव साइन लगाते हैं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, इस नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, आप उसको छोड़ के करना, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर हम पूरा डायरेक्शन के साथ दे रहे हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, माइनस पी वी बाई डेल्टा वी, द अप्लाइड प्रेशर इनटू द ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना, तो इट इज अगेन इक्वल टू एफ बाई ए। स्ट्रेस तो कुछ भी स्ट्रेस हो, क्या रहेगा, एफ बाई ए। और शेयरिंग स्ट्रेन कितना, तो हम कहते हैं थीटा, इट इज़ गिवन बाई एन एंगल थीटा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम यहाँ से, बल्क मॉडुलस हम यहाँ से, यंग्स मॉडुलस हम यहाँ से कैलकुलेट करके देते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हुए जो एक मटेरियल के पास है। एक मटेरियल के पास ये भी होता है यंग्स मॉडुलस, उसके पास ये भी होता है बल्क मॉडुलस, उसके पास ये भी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। ये किस डिपेंड कब करेगा, किस पे करेगा, अप्लाइड फोर्स पर। यदि फोर्स लेंथ बढ़ा रहा है तो उस समय उसके पास यंग्स मॉडुलस होगा। यदि फोर्स वॉल्यूम में चेंज ला रहा है तो उसी के पास अब बल्क मॉडुलस हो जाएगा, और यदि उसका शेप में चेंज लाया जा रहा है तो उसके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगी। एक ही मटेरियल के ये तीनों प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये था इलास्टिसिटी की प्रिलिमिनरी जानकारी, जितनी आपको आवश्यक है उतनी जानकारी, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आगे हम अपनी स्टडी बढ़ाएंगे। इन्हीं के बेस पर, इन्हीं क्वांटिटीज़ के बेस पर, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेस पर आप इलास्टिसिटी की अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो इतनी जानकारी आपको ज़रूरी थी, जो मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी थी इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी, द इलास्टिसिटी। कि इलास्टिसिटी को हम कैसे समझें, इलास्टिसिटी है क्या, इलास्टिसिटी की स्टडी कैसे करेंगे, ये सब जानना है तो आपको इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपने अभी पूरी क्वांटिटीज से समझ लिया। अब आगे जो हम इनका यूज़ करेंगे उस समय फिर
इन क्वांटिटीज़ को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके आगे की बातें लेकर के। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।